नमस्कार बच्चों, एसएम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 10 दिसंबर को हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। कक्षा 11वीं का एक अध्याय है गति के नियम। इस अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2-3। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम और इसे दो कण निकाय के लिए सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो रैखिक संवेग है क्या? संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, आपको सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि संवेग होता क्या है। तो संवेग जो है वो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल का परिणाम। यानी हर वस्तु का द्रव्यमान तो होता ही है, और अगर वो गति करेगी तो उसका वेग होगा, गति नहीं करेगी तो वेग 0 होगा। अगर वेग 0 है तो संवेग जो है वो 0 नहीं कहलाता, बल्कि क्या कहलाता है? संवेग संरक्षित है, अर्थात संवेग जो है वो नियत है। संवेग संरक्षित कहलाता है क्योंकि जब किसी वस्तु के द्रव्यमान पर कोई बल लगता है तब उसमें क्या होता है? विस्थापन से क्या आता है? वेग से क्या आता है? त्वरण। तो अगर बल ना लगे तो वेग 0 है, अर्थात जो संवेग है वो क्या कहलाता है? संरक्षित कहलाता है। तो संवेग की परिभाषा है द्रव्यमान गुणित वेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। देखिए बच्चों, ज्यादातर आप लोगों को समस्या होती है कि किसी वस्तु को किसी भी परिभाषा को परिभाषित कैसे करें। तो आपको उसका सूत्र याद रखना है। सूत्र होता है संवेग किससे बनता है? द्रव्यमान और वेग से। आप इतनी सी बात समझिए कि द्रव्यमान तो हर वस्तु का होता ही है, और अगर उसमें वेग है तो जब द्रव्यमान में वेग का गुणा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? समवेग। समवेग का मतलब है द्रव्यमान और वेग का संयुक्त प्रभाव। ठीक है, हमने आपको समझाया था संवेग के बारे में समझने के लिए कि दो वस्तुएं हैं, दो गोलाकार वस्तुएं, एक का द्रव्यमान ज्यादा है, एक का द्रव्यमान कम है, एक बड़ा गोला और एक छोटा गोला। दोनों को एक ही वेग से एक साथ छोड़ा जाए, एक साथ लुढ़काया जाए इस ढाल से, तो आप देख सकते हैं कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा है वो जब नीचे आएगा वो उसका प्रभाव ज्यादा होगा, अर्थात उसको रोकने में थोड़ा सा कठिनाई होगी क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है, या हम ये बोलें कि एक ढाल से एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल दोनों यहां से लुढ़क रहे हैं, मतलब कि दोनों का ब्रेक फेल हो गया। तो जब यहां टकराएंगे तो ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? ट्रक, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो है वो ज्यादा है बाइक की तुलना में। इसका मतलब है संवेग क्या हुआ? द्रव्यमान और वेग का प्रभाव हुआ। अगर द्रव्यमान एक का ज्यादा है एक का कम, और चूंकि वेग दोनों का एक जैसा है, दोनों एक ही वेग से लुढ़क रहे हैं, तो सीधी सी बात है जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा, क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा होने से संवेग यहाँ पे बढ़ गया, जबकि वेग दोनों का बराबर है। अर्थात दोनों जिस चीज से टकराएंगे उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, अर्थात ट्रक के कारण नुकसान ज्यादा होगा, उसको रोकना कठिन होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। बाइक को रोकना आसान होगा, बाइक चलाने वाले का और जिससे बाइक टकराएगी दोनों का नुकसान कम होगा, जबकि ट्रक के कारण नुकसान ज्यादा होगा। ये किस कारण से हुआ? क्योंकि संवेग ज्यादा है, और संवेग मतलब द्रव्यमान और वेग दोनों का प्रभाव। बंदूक से जब गोली चलाई जाती है तो आप देखते हैं गोली किसी भी वस्तु पर ज्यादा नुकसान करती है। गोली ज्यादा क्यों खतरनाक होती है? क्योंकि गोली में वेग ज्यादा होता है, उसका द्रव्यमान ज्यादा नहीं है। गोली का द्रव्यमान बहुत कम है, छोटी सी रहती है, लेकिन वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो अधिक वेग से निकलती है, उसका वेग बहुत ज्यादा है, इसलिए वो जिस वस्तु से टकराती है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और ये नुकीला भाग होता है जिसके कारण वो कहीं पर भी धस जाती है। तो गोली इसलिए खतरनाक है, बंदूक से चलाई गई गोली, क्योंकि इसका वेग बहुत ज्यादा होता है। इसका द्रव्यमान ज्यादा खतरनाक नहीं, वेग ज्यादा खतरनाक। ठीक है, तो गोली भी किस प्रभाव को दर्शाती है? संवेग को। अगर आपसे पूछा जाए कि बंदूक से गोली दागते हैं तो डर किस चीज से लगता है? उसके वेग से, अर्थात संवेग से डर लगता है, उसका संवेग ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि पत्थर मारने पर, किसी चीज में पत्थर मारा जाए तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना गोली चलाने पर नुकसान होगा। ठीक है, तो ये हुआ संवेग। इसका ये जो है सदिश राशि है। सदिश क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेग सदिश राशि है। दो राशियां हो अगर किसी भौतिक राशि में, एक में अदिश और एक में सदिश, तो अगर सदिश है तो इसका मतलब वो सदिश राशि ही हो जाएगी, क्योंकि एक सदिश है। तो संवेग को ऐसे लिखते हैं, वेक्टर साइन से। वेक्टर p इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर v। m स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, लेकिन
अगर सदिश का गुणा हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा सदिश राशि बन गया। मात्रक क्या होता है इसका? यूनिट। द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर बटे सेकेंड। मात्रक वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है बहुत अच्छे से, उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मीटर बटे सेकेंड, तो मीटर किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड। और डायमेंशन फॉर्मूला अर्थात विमी सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान का एम फॉर मास, मीटर यानी कि लेंथ, और अपॉन टाइम, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? MLT - 1। ठीक है, तो ये तो अब आपको समझ में आने लगा होगा। नहीं आता समझ में तो विमी सूत्र वाला वीडियो देखें। ठीक है, चलिए अब अपन आगे देखते हैं रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। तो नियम क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार कोई भी नियम, कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स में रटे नहीं, आप उसको समझें और कॉपी में लिखें तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। कॉपी में लिखकर ही तैयार करना है। इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड, फिजिक्स में किसी भी वस्तु पदार्थ को पिंड बोला जाता है, किसी भी पिंड या निकाय या कण पर यदि कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगाए गए बल जो हम लगाते, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। अब देखिए बच्चों को दिक्कत यहाँ ये होती है, फिजिक्स में सबसे बड़ी समस्या बच्चों, उनको लगता है कि इसको रटना पड़ रहा है, कैसे याद रखें, क्या लिखा हुआ है। देखिए इसको पहले सरल भाषा में आप समझें। वो ये क्या कहा जा रहा है कि अगर हम बाहर से किसी वस्तु पर बल ना लगाएं, ये वस्तु है द्रव्यमान की, इस पर हम बाहर से बल ना लगाएं, ठीक है, तो इसका संवेग जो है, संवेग क्या होगा? m×v, और वेग तो इसका है नहीं, रुकी हुई है, तो संवेग हो गया 0। यहाँ जो 0 है वो एक नियतांक है, अर्थात संवेग को क्या बोला जाता है कि संवेग एक नियतांक के बराबर है, अर्थात संवेग क्या है? नियत है। संवेग 0 ना बोलकर नियत बोल देते, क्योंकि 0 भी एक कांस्टेंट है, नियत है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? संवेग नियत होता है, अर्थात उसका संवेग 0 है। इसका मतलब ये है कि संवेग नियत है। संवेग कैसा है? संरक्षित है, अर्थात उसमें कोई हानि नहीं है। ठीक है, तो अगर बाहर से बल नहीं लगाएंगे तो संवेग कैसा रहेगा? संरक्षित, यानी P = 0 आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करना है, पहले हम लिखते हैं एक कण निकाय के लिए। एक कण निकाय का मतलब क्या है? निकाय जो है वो एक, निकाय मतलब सिस्टम। मान लीजिए कि एक बॉक्स है, यहाँ पे इस बॉक्स में लोहे के 2 गोले रखे हुए, 2 बॉल रखी है। ठीक, अभी एक ही है, सॉरी एक ही बॉल है, तो ये एक कण मान लिया इसको, और ये हो गया निकाय। तो निकाय मतलब जिसमें एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि एक टेबल है, ऑफिस टेबल, उस ऑफिस टेबल में एक पेपर वेट रखा है, फाइल रखी है, पेन के लिए एक बॉक्स रखा हुआ है ना, कंप्यूटर रखा है, तो वो क्या कहलाएगा? टेबल जो है वो क्या कहलाएगी? एक निकाय कहलाएगी। निकाय में जो चीजें रहती है वो उसके क्या कहलाते हैं? पार्टिकल्स या कण या एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो एक निकाय में एक ही कण है और उस पर कोई बाहर से बल ना लगाए तो उसका संवेग संरक्षित रहेगा, ये प्रूव करना है। माना कि स्मॉल m द्रव्यमान के एक कण निकाय पर बल F लगाने पर डेल्टी समयांतर में संवेग में परिवर्तन डेल P हो तो गति के द्वितीय नियम से, दूसरा नियम न्यूटन का क्या बोलता है? न्यूटन की गति के 3 नियम है, तो दूसरा नियम कहता है
किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, रैखिक संवेग परिवर्तन की दर। यानी जब बल लगाते हैं तभी तो संवेग आता है ना। तो ये F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। समानुपाती चिन्ह रहता है, लेकिन समानुपाती चिन्ह अगर हम हटाते हैं तो वहां पे इक्वल साइन आता है और समानुपाती नियतांक को एक मान लेते हैं। यहाँ पे यदि F इज इक्वल टू 0 हो, अब ये क्यों? क्योंकि रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कह रहा है कि बाह्य बल अगर 0 हो, बाह्य बल ना लगाया जाए नहीं 0, तो हम यहाँ पहले हमने माना कि अगर बल लगाया जाएगा तब संवेग आएगा, संवेग में परिवर्तन होगा, तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम लिखा। अब अगर बल को 0 मान लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? F को 0 रख दो यहाँ पे, डेल पी अपॉन डेल टी, तो 0 इज इक्वल टू डेल पी, यानी कि P इज इक्वल टू 0, और 0 एक नियतांक है, तो ये हो गया कि संवेग क्या। अतः बाह्य बल F बराबर 0 होने पर एक कण निकाय का संवेग संरक्षित है, संरक्षित होता है। प्रूव हो गया, क्योंकि 0 एक नियतांक है। अब 2 कण निकाय के लिए मतलब F का मान 0 रख देना आपको, बस 2 कण निकाय के लिए। माना कि 2 कण का एक निकाय, में थोड़ा सा थ्योरी उसको नहीं लिखता, माना कि 2 कणों का एक निकाय है जिस पर बाहर से कोई बल तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपस में वो दोनों कण एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अब न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि एक कण दूसरे पर बल लगाएगा, ये पहला कण है, दूसरा कण, पहला कण दूसरे पर बल लगाता है, तो मान लो ये बल कौन सा हो गया? F12। F1 का मतलब है पहले कण द्वारा, और 2 बाद में लिखा है यानी कि दूसरे कण पर। पहले 1 लिखा है यानी पहले कण के द्वारा, और 2 बाद में लिखा। देखिए 1-2 का मतलब क्या है? 1 पहले लिखा यानी पहले कण के द्वारा, और 2 बाद में लिखा यानी दूसरे कण पर, पहले द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल F12। तो जब दूसरे पर बल लगाएंगे तो दूसरा भी प्रतिक्रिया बल लगाएगा, तो ये हो जाएगा F21, दूसरे कण के द्वारा पहले पर बल। देखिए न्यूटन का तृतीय नियम बिल्कुल ऐसा नियम है कि वो हर जगह लागू होता है। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अगर आप दीवार पर जोर से हाथ मारेंगे, जोर से मुक्का मारेंगे, तो आप देखेंगे कि दीवार पर मारते हैं तो आपके भी हाथ में लगता है ना। क्यों लग रहा है? क्योंकि दीवार भी प्रतिक्रिया बल लगा रही है अपने हाथ पर। मतलब हमने उस पर जितना बल लगाया, दीवार स्थिर है इसलिए उसने प्रतिक्रिया बल लगा दिया, आपको रिटर्न कर दिया। जितना आपने उस पर बल लगाया उतना बल आपको वापस मिल गया। ठीक है, ये जो जितनी ज्यादा दृढ़ होगी चीज उतना प्रतिक्रिया बल मिलेगा, और जो जिस पर बल लगाने पर विस्थापन हो जाए, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, तो फिर आपको प्रतिक्रिया बल थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे पानी तरल है, अब पानी पर आप ऐसे हाथ मारेंगे तो पानी प्रतिक्रिया बल उतना नहीं लगाता है क्योंकि वो द्रव है, तो वो खुद विस्थापित हो गया। आपने हाथ मारा, पानी हट गया वहां से। लेकिन जो चीज नहीं हटेगी, जो स्थिर है, तो वो आपको उतना ही बल वापस कर देगी। जैसे क्रिकेट में, या मान लीजिए दौड़ने के समय ग्राउंड अगर गीला है, पानी भरा पानी है उसमें, गीला है ग्राउंड, तो आपके पैर उसमें अंदर जाते हैं तो आप ढंग से दौड़ नहीं पाते क्योंकि प्रतिक्रिया बल नहीं मिल रहा। अगर बराबर सूखा हुआ ग्राउंड तो अच्छे से दौड़ पाएंगे आप। और अगर ज्यादा सूखा है, मतलब ज्यादा हार्ड है रोड पे आप दौड़ रहे हैं, तो आपके पैरों में ठोकर लगेगी, तो वो भी ज्यादा प्रतिक्रिया बल मिल रहा है। कहने का मतलब ये कि जितना आप बल लगा रहे हैं उतना बल अगर आपको वापस मिल जा रहा है, यानी प्रतिक्रिया बल। न्यूटन का तृतीय नियम पूरी तरीके से लागू हो रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो 2 कण हैं, उन पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जा रहा। ठीक है, न्यूटन मतलब कि रैखिक संवेग संरक्षण के नियम को फॉलो करते हुए बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, F=0। लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। पहला दूसरे पर बल लगाता है F12, दूसरा पहले पर बल लगाता है F21।
तो एक जो दूसरे पर बल लगा रहा है उसके संवेग में परिवर्तन होगा, तो दूसरा वाला पहले पर बल लगाएगा तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा। यहां लिखेंगे कण 1 द्वारा कण 2 पर आरोपित बल, ठीक है, ये क्या होगा F12। अब देखो कण 1 ने दूसरे पर बल लगाया, जिस पर बल लगेगा उसी के संवेग में परिवर्तन होगा, इसलिए कण 2 के संवेग में परिवर्तन, जिस पर बल लगा उसके संवेग में परिवर्तन, यानी 2 पर लगा तो क्या हो जाएगा डेल P2 हो जाएगा। अब तथा कण 2 द्वारा कण 1 पर बल, जब पहले ने दूसरे पर बल लगाया तो दूसरा भी पहले पर बल लगाएगा, प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा F21। अब जब 1 पर प्रतिक्रिया बल लगा तो 1 के भी संवेग में परिवर्तन होगा, तो कण 1 के संवेग में परिवर्तन डेल P1। अब ये संवेग में परिवर्तन में कितना समय लगा है डेल P, तो इसलिए न्यूटन के द्वितीय नियम से, अतः गति के द्वितीय नियम से, गति का दूसरा नियम क्या है, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, तो बल क्या हो जाएगा F12 इज इक्वल टू डेल P2 अपॉन डेल T तथा F21 बराबर डेल P1 अपॉन डेल T। लगाया गया बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, लगाया गया बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर दोनों कणों के लिए, लेकिन गति के तृतीय नियम से, प्रतिक्रिया नियम से तृतीय नियम भी लगा देंगे, द्वितीय नियम भी लगा देंगे। तीसरा नियम क्या बोलता है कि क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, क्रिया बराबर माइनस प्रतिक्रिया, यानी F12 इज इक्वल टू माइनस F21, तो मान रख देंगे तो क्या आएगा डेल P2 अपॉन डेल T बराबर माइनस डेल P1 अपॉन डेल T, पक्षांतर कर देंगे, ठीक है, डेल P1 अपॉन डेल T प्लस डेल P2 अपॉन डेल T बराबर 0, डेल को कॉमन लेंगे तो P1 प्लस P2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू 0, 0 का यहाँ डेल T से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, यहाँ डेल P1 प्लस P2 बराबर 0, डेल जो है 0 के बटे में गया तो वो भी 0 हो गया, तो देन P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0, और 0 क्या है नियतांक, तो ये प्रूव हो गया कि अगर दो कण के निकाय पर भी कोई बाह्य बल न लगे तो वही हाल होगा जो पहले कण के निकाय पर, यानी कि संवेग संरक्षित रहेगा, यानी नियत रहेगा। इसी प्रकार n कणों के लिए भी आप करेंगे तो बाह्य बल 0 है तो क्या आएगा n कणों के लिए P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn इज इक्वल टू 0, अगर बाह्य बल 0 है तो। ये है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो रैखिक संवेग पहले क्या होता है द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है, और संवेग का प्रभाव क्या होता है हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं। तो अगर कहीं दो पिंड है, दोनों के द्रव्यमान बराबर है, एक का वेग ज्यादा है तो उसका संवेग ज्यादा होगा। यानी देखो बंदूक से चलाई गई गोली का वेट एक जैसा है, लेकिन एक गोली जो है स्नाइपर से चलाई जा रही और एक नॉर्मल सी पिस्तौल से, तो स्नाइपर की गोली ज्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि उसका वेग बहुत ज्यादा होता है, और पिस्तौल से चलाई गई गोली जो है अगर ज्यादा दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी गोली, ठीक है। वेलोसिटी जिसकी ज्यादा है उसका संवेग ज्यादा होगा, वो ज्यादा खतरनाक होगी अगर द्रव्यमान बराबर है तो, और अगर वेग बराबर है तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा वो ज्यादा खतरनाक होगी। जैसे मैंने बताया ना कि एक बाइक और एक ट्रक दोनों का ब्रेक फेल हो गया, एक जैसे वेग से लुढ़क रहे हैं, तो ट्रक को देखकर लोग साइड में हो जाएंगे क्योंकि ट्रक से ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि उसका संवेग ज्यादा है। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अनुप्रयोग भी हैं डेली लाइफ में, जो है रॉकेट नोदन या और बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग,
तो मैं अगले वीडियो में उसका व्यंजक आपको समझाऊंगा, वो भी इम्पोर्टेंट व्यंजक है और ये भी है, इसको आप देखें और कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसका मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसमें कमेंट में आप बताएं कि कोणीय संवेग संरक्षण मतलब कोणीय संवेग जो है उसको किस चीज से दर्शाते हैं कोणीय संवेग को, और उसका जो मात्रक और विमी सूत्र है वो क्या होता है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं, रॉकेट नोदन का व्यंजक अपलोड करेंगे हम, उसको जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।